सर नहीं समझ आया। m पैरेलल लाइंस है, these are intersected by n पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल में कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो और वर्टिकल में कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो। हॉरिजॉन्टल में m पैरेलल लाइंस हैं, उनमें से कोई दो लाइन सेलेक्ट करना है तो MC2। वर्टिकल में n पैरेलल लाइंस है, उनमें से कोई दो लाइन सेलेक्ट करना है, n है तो NC2। कोई भी दो लाइन आप ले लोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दो लाइन यस वर्टिकल सर। में लोगे और दो लाइन हॉरिजॉन्टल में लोगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब कितने तरीके से आप ये काम कर सकते हो, वो है MC2 इंटू NC2, इतने पैरेललोग्राम बन जाएंगे। अभी समझ में आया ओके सर। कृष्णा? यस सर। सर बट इसमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो पॉइंट M के वो ले लिए। पॉइंट ले लिए, कैसे बताऊं? हाँ सर। कोई भी दो पैरेलल लाइन आप सिलेक्ट कर लो, चाहे आपने ये और ये किया मान लो। अब यहां से भी कोई दो ले लो, ये और ये, तो ये बड़े वाला एक पैरेललोग्राम बन गया। तो कोई भी दो ले लो तो उससे आपके जितने भी छोटे बड़े पैरेललोग्राम से सबका कॉम्बिनेशन आ गया। हॉरिजॉन्टल में कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लो, वर्टिकल में कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लो, जितने तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, लाइंस के सिलेक्शन होंगे, उतने पैरेललोग्राम बनते जाएंगे। नहीं समझ बट आया? इसमें कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आपने जो सिलेक्ट किए M लाइंस में वो दोनों ही आपने सिलेक्ट किए, बट N में दो जो आसपास है वो सिलेक्ट किए। ना ना, वो तो सारे कॉम्बिनेशन आ गए ना भाई। एन में से कोई भी दो का मतलब चाहे आसपास हो चाहे दूर दूर हो, सभी आ गए ना उसमें। तो एन लाइन से मान लो N1 N2 N3 N4 N5, तो कोई भी N1 N5 का भी बन सकता है, N1 N2 का बन सकता है। जितने कॉम्बिनेशन है वो सारे नहीं बन जाएंगे क्या NC2 में? चाहे वो पास वाले हों या दूर वाले हों, नहीं बनेंगे। हाँ सर। एक क्वेश्चन है, इन ए प्लेन there are 37 straight lines. Out of which 13 pass through point A and 11 pass through point B. Find the number of point of intersections of these lines. ठीक है ना, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है भाई, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। In a plane there are 37 straight lines, out of which 13 pass through point A and 11 pass through point B. Find the number of point of intersections of these lines.
एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपको दो लाइंस चाहिए। दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यस सर। तो वही कॉम्बिनेशन लगाना है बस। जितने तरीके से आप दो लाइन सेलेक्ट कर सकते हो उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। उन दोनों लाइनों को आप आगे ले जाके मिलाओगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो जितने तरीके से आप दो लाइन सेलेक्ट कर सकते हो उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। हाँ सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। तुम्हारा नेट स्लो है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लाइन यदि पैरेलल होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी है कि नो टू लाइंस आर पैरेलल। बस 37 लाइन में से 13 लाइंस ऐसी हैं जो कॉन्करेंट है, वो एक पॉइंट ऐसे पास हो रही है। 11 लाइंस ऐसी हैं जो पॉइंट बी से पास हो रही हैं, और कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। देखिए 37 स्ट्रेट लाइन में से कोई दो लाइन सिलेक्ट कर लो। बस जितने तरीके से आप दो लाइन सिलेक्ट कर सकते हो उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो 37 लाइन में से आप कोई दो लाइन सिलेक्ट कर लीजिए। बट बात यह है कि इनमें से जो 13 लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो उनसे जो भी कॉम्बिनेशन आए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देंगे। 11 लाइंस भी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो उनसे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी एक ही आएगा। बट इनसे एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ ही रहा है, तो वो हो गया +2 भी कर दिया, क्योंकि जो लाइन कॉन्करेंट है एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो उनसे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा। जो कॉन्करेंट लाइंस है उनसे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो 37 लाइंस का कॉम्बिनेशन किया 37C2, उसमें से जो 13 लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है वो भी काउंट हो गया, जो 11 लाइन से एक पॉइंट से पास हो रही है वो भी काउंट हो गया। तो उनके कॉम्बिनेशंस माइनस कर दिए, बट उनसे एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल रहा है, क्योंकि 13 लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है और 11 लाइंस भी एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो उनसे जो एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमने ले लिया है +2 करके। ये समझ आया? सर कैन यू रिपीट? 37 स्ट्रेट लाइंस में से दो दो के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कोई दो लाइन का होना जरूरी है। वो दो लाइन जाके कट करेंगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जितने तरीके से आप दो लाइन सिलेक्ट कर सकते हो उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो 37 में दो दो के कॉम्बिनेशन यदि करने हैं तो 37C2 वेज होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें से जो 13 लाइंस है वो पॉइंट ऐसे ही पास हो रही हैं, तो इसका मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट हो चुके, जबकि वो तो पॉइंट ऐसे पास हो रही है, कॉन्करेंट है, तो वो अपन ने कॉम्बिनेशन माइनस कर दिए। 11 लाइन पॉइंट बी से पास हो रही है, वो भी कॉन्करेंट है, उनके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा ना यदि कॉन्करेंट है तो। यस सर। उनके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस कर दिए, लेकिन इनसे एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ ही रहा है ना। पॉइंट ऐसे पास हो रही है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है अपन को 13 लाइन से, और 11 लाइंस भी एक पॉइंट से ही पास हो रही है, तो वहां से भी अपन को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, केवल एक ही मिल रहा है।
तो ए पॉइंट ए और पॉइंट बी को भी काउंट कर लिया, तो वो टू अपन ने उसमें ऐड कर दिया कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनसे मिल रहे हैं। बाकी तो कॉन्करेंट लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलता है और पैरेलल लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक भी लाइन पैरेलल नहीं है। आप चाहें तो लिख दीजिए नो टू लाइंस आर पैरेलल। ये भी इस क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं, नो टू लाइंस आर पैरेलल। यदि लाइंस पैरेलल होती हैं तो एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। कॉन्करेंट लाइंस में केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है जहां से वो पास होती है। बाकी लाइंस ये कुछ इस टाइप की लाइंस है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। तो इनमें से आप कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, वो आगे जा करके इंटरसेक्ट करेंगी। तो कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका हो गया 37 लाइंस में से 37C2। अब उसमें से जो कॉन्करेंट वाले भी इसमें काउंट हो गए, क्योंकि 37 में 13 लाइंस तो ऐसी थी जो कॉन्करेंट थी, तो उनके आपस में जो भी कॉम्बिनेशन है ना, वो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देंगे। जैसे ये जो लाइंस हैं, इनके आपस में जो भी कॉम्बिनेशंस हैं 2 2 के, वो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं देंगे। 11 लाइंस वाले भी नहीं देंगे, बट उनसे एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मिलेगा ना। एक एक तो एक पॉइंट से पास हो रही है, तो वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल ही गया अपन को, तो +2 ऐड कर दिया। अभी समझ आया? यस सर। यस सर। सर समझ आ गया। ओके। अब है TPC 11। TPC 11 विपिन सर बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाते हो। हर्षिल, मैं अच्छा गाता हूँ क्या? यस सर, विपिन सर ने बोला था लेक्चर के बीच में। क्या कि मैं अच्छा गाता हूँ? यस सर। यस मैं सर। आजकल यार कोरोना के बाद गाना बंद हाँ कर सर, दिया। विपिन सर ने बोला था। वो क्या गाना बंद कर दिया है अभी लॉकडाउन में। सर टैलेंट को भूलते नहीं है। क्या हुआ? टैलेंट को भूलते नहीं है, उन्होंने कभी बोला कभी। कि टीचर्स आने के लिए, पर चलो तब कभी क्लास खुलेगी तो आपको गा के सुनाएंगे। सर अभी एक डेमो तो दे दो। सुनाओ ना। अरे अभी माइक खराब है। सर आवाज अच्छे से आ रही है। हाँ सर, एक बार तो सुनाओ सर। सर एक बार अच्छे सुर तो लगाओ। सर डेमो ही सही। यस सर। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ठीक है? ठीक है भाई, चलो पढ़े अब। Selection of one or more objects. Selection of one or more objects. अच्छा, ये पढ़ाने के लिए मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ, वो जरूरी है। जो बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअली हम उसको प्रूव भी करते हैं, लेकिन अभी तो आप देख लीजिए ऐसे ही। जैसे कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NC3 और n तक जाना है, इसका वैल्यू 2 के पावर n होता है। कितना होता है?
2 के पावर n, nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 ncn, this is equal to 2 के पावर n. सर वीडियो ब्लर हो गया। हाँ वीडियो ब्लर हो गया भाई, एक मिनट, यहाँ भी मुझे ब्लर ही दिख रहा है। यस सर। चलो तो आप बताइए 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 6c3 6cn तक इसका वैल्यू कितना होगा? 6c6 तक जाएगा ना, n की वैल्यू 6 है तो 6c6 तक जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 6c0 से लेके अपन 6c6 तक जा रहे हैं विदाउट सॉल्विंग। फॉर्मूले से आंसर बताओ क्या होगा? पावर 6। फॉर्मूले से आंसर आ गया ना, विदाउट सॉल्विंग 2 के पावर 6 कितना होता है? 64। 64 आ गया। यस सर। अच्छा, 64। nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 ncn, इसका आंसर क्या होगा? -1 क्या होगा आंसर? 2 raised to n minus 1 2 रेज़ टू द पावर n माइनस माइनस nc0 आपने नहीं लिया ना, क्योंकि nc0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो nc0 माइनस कर दिया उसमें से। nc0 1 होता है, जब नीचे 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, तो 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ सर वो सेकंड वाला तो तभी यूज होगा ना जब कोई भी काम करने पे अगर अनसक्सेसफुल होंगे तो। हाँ, लेकिन वो तो बात की बातें हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समझ आ रहा है ना, वो तो अपन इसको अप्लाई करेंगे तब की बातें हैं। यस सर। चलो ये हमेशा ध्यान रखना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, ये मैंने बताया। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इंफिनिटी तक होता तो 2 के पावर इंफिनिटी आता आंसर। अच्छा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। चाहो तो दोनों को सोल्व करके देख लो। NCR क्या होगा? n फैक्टोरियल, n माइनस R का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल, और NCN माइनस R n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल। n माइनस R का फैक्टोरियल इक्वल है दोनों। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। हाँ भाई, इक्वल है कि नहीं है? यस सर।
यस सर। तो बताइए एग्जाम्पल है एक 7C4 किसके इक्वल होगा? 73 7C4 इक्वल होगा 7C3 के। तो इसमें आपकी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इन दोनों को माइनस कर दो तो 7C4 इज इक्वल टू 7C3। समझे? 8C5 किसके इक्वल है? 8C4 8C4 के। 8C3 83 8C3 के इक्वल है, तो वो इसी फॉर्मूले से होता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4, NCX इज इक्वल टू NCY है। तो ये दो सिचुएशन में हो सकता है। आइदर X इज इक्वल टू Y हो और X प्लस Y इज इक्वल टू N हो, देन ओनली NCX इज इक्वल टू NCY होता है। या तो दोनों इक्वल हो। यहाँ पे आप देखिए 4 और 3 का समेशन 7 हो रहा है, 5 और 3 का समेशन 8 हो रहा है। तो या तो x प्लस वाई एन के इक्वल हो या फिर x इज इक्वल टू वाई हो, देन ओनली NCX इज इक्वल टू NCY होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो 5 नंबर पे है NCR plus NCR plus 1 दिस इज इक्वल टू N plus 1 CR plus 1। ये मैं लिखवा चुका हूं, मुझे प्रूव करके बताएं। NCR plus NCR plus 1 is equal to N plus 1 CR plus 1। प्रूव करके बताएं। ये तो हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला। इसको प्रूव करके बताएं। एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं करना है, आप LHS ले लीजिए। LHS इज इक्वल टू NCR plus 1
ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे, कि ऊपर n सेम होना चाहिए और नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए, नीचे r में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए n फैक्टोरियल है, n माइनस r को लिख देंगे n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस 1, यहां फैक्टोरियल लगा दीजिए। r फैक्टोरियल को एज इट इज, ये n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल r प्लस 1 और उससे एक कम का फैक्टोरियल। अभी बताइए क्या कॉमन आएगा? n factorial by n minus r minus 1 factorial into r factorial। कॉमन आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहां बचा n माइनस r, यहां पे बचा r प्लस 1। तो बताइए क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, n plus 1 आएगा ऊपर सर। ऊपर n प्लस 1 आएगा, यहां लिख देता हूं नीचे आएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 और r फैक्टोरियल, ऊपर वो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे ये n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा और ये r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 सी r प्लस 1। कैसे सर? अरे उसी का तो फैक्टोरियल सोल्व करो, यही तो आएगा। n minus r minus 1 आना चाहिए ना। नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, इसका फैक्टोरियल सोल्व करो, यही तो आएगा। क्या वो नहीं आया क्या? आ गया सर। n प्लस 1 में से r प्लस 1 माइनस करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल ही आएगा, एक r प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा। तो ये प्रूव हो चुका है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 n प्लस 1 CR प्लस 1 होता है, ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऊपर n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे जो बड़े वाला है वो आएगा, तो बड़े वाला r प्लस 1 है तो r प्लस 1 आएगा। इसका प्रूफ भी मैंने दिखा दिया है। यस सर। सर हाँ, सर एक बार लास्ट सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करो ना। ये वाली नो सर, राइट हैंड साइड वाला। ये स्टेप है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली करनी है क्या? सर राइट हैंड साइड वाला, ऊपर की बोल रहे हैं। ऊपर ऊपर। और जो ऊपर नाके पे वो ऊपर है ये, यहां से अपन को क्या मिला, मैं यहां से ऊपर ले गया, r से r कैंसिल हो गया, n प्लस 1 मिला, नीचे हमारे पास में n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल था, ये रहा, यहां से n माइनस r मिला, ये रहा, नीचे r फैक्टोरियल था, ये रहा, और r प्लस 1 था, ये रहा। अब आप इसको देखें तो r प्लस 1 और r फैक्टोरियल का मतलब r प्लस 1 का फैक्टोरियल ही हो गया, उससे एक ज्यादा का फैक्टोरियल। यदि 5 into 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम 5 फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं। 5 into 4 फैक्टोरियल को वी कैन राइट 5 फैक्टोरियल। तो ये r है और ये r से एक ज्यादा है, ये 4 है और ये 4 से एक ज्यादा 5 है। वैसे यहाँ भी देखो तो ये n माइनस r माइनस 1 है और ये उससे एक ज्यादा n माइनस r हो जाएगा। एक यदि इसमें आप इंक्रीज करेंगे तो n माइनस r होगा,
तो इन दोनों को मिलाएंगे तो n माइनस आर का फैक्टोरियल बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो r प्लस 1 का फैक्टोरियल बनेगा। इसको हम चाहे तो n प्लस 1 सी r प्लस 1 भी लिख सकते हैं। समझ आया? Yes, sir. हाँ वो सम अभी कर दूंगा, मैं भूल गया वो सम जो है। तो NCR प्लस 1 होता है n प्लस 1 CR प्लस 1। तो NCR माइनस 1 प्लस NCR ये क्या होगा, कौन बताएगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? फॉर्मूला तो एक ही है, अब ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? NCR माइनस 1 प्लस NCR का आंसर क्या होगा? n प्लस 1 CR। n प्लस 1 CR। भाई मैंने यही तो बोला, ऊपर n सेम होना चाहिए, नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो जो बड़ा वाला है वो आएगा। तो n प्लस 1, नीचे r बड़ा है तो r आ गया। क्योंकि जैसे आप बोलोगे 6C3 प्लस 6C4 क्या होगा आंसर? 7C4। 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 वही तो बात है ना, यहाँ भी वही हो रहा है। एक बढ़ गया n प्लस 1 C, नीचे जो बड़े वाला है वो आ गया, यही अपन ने प्रूव भी कर लिया उसको। ठीक है, लिख लिया सबने? नो सर। Selection of one or more objects. Selection of one or more objects. तो इसमें पहला है selection of one or more objects from n different objects. Selection of one or more objects from n different objects.
तो ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो या तो आप एक ऑब्जेक्ट ले लो वहां से, वन और मोर बोला है इस बार, ऐसा नहीं बोला कि हमें 10 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं बोला। सिलेक्शन ऑफ वन और मोर मतलब एक से ज्यादा, तो या तो एक सिलेक्ट करने का तरीका ये हो गया, दो सिलेक्ट करना है तो तरीका ये हो गया, 3 सिलेक्ट करना है तो तरीका ये हो गया, टोटल वे जो आ जाएंगे वन और मोर सिलेक्ट करने के, 4 करना है तो ये हो जाएगा, n सिलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा। इसका आंसर बताया था 2 के पावर n माइनस 1 होता है selection of one or more objects from n different objects selection of one or more objects from n different objects, तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका nc1 प्लस या तो 2 ले लो या फिर 3 ले लो, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका nc2, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका nc3, 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका nc4, इस तरीके से चलता रहेगा। टोटल आंसर आएगा 2 के पावर n माइनस 1। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर from n different objects, जीरो और मोर की बात हो गई है इस बार, सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो 0 ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करने का तरीका nc0, फिर या तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका nc1, और 2 लेने हैं तो nc2, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने तो nc3, लास्ट में ncn। इसका आंसर होता है 2 के पावर n। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई क्वेश्चंस होते हैं। Selection of one or more objects from n different objects. Selection of 0 or more objects from n different objects. 0 और मोर बोला है, तो 0 और मोर मतलब या तो आप 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका प्लस 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका, 2 लेने का, 3 लेने का, इस तरीके से। समझ आया क्या ये वाला? यस सर।
एक क्वेश्चन है, a man has 5 friends. A man has 5 friends. In how many ways he can invite one or more friends to the party? To a party. A man has 5 friends. In how many ways he can invite one or more friends to a party? तो आज आपको पता चल जाएगा आप कितने तरीके से बुला सकते हो अपने बर्थडे पार्टी में अपने 5 फ्रेंड्स को। 31। अब फ्रेंड्स तो डिफरेंट ही होंगे ना, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बताना जरूरी नहीं है, वहां तो अलग अलग फ्रेंड्स है तो बुलाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो a man has 5 friends. In how many ways he can invite one or more friends to a party? तो 5 फ्रेंड्स में से एक को बुलाने का तरीका 5C1, 5 में से कोई एक बुलाने का तरीका 5C1, 5C1 5 होता है, तो 5 वेज हो गए एक को बुलाने का, या तो ए को बुला लो या बी को बुला लो या सी को बुला लो या डी को या ई को, तो 5C1। 5 फ्रेंड्स में से कोई 2 फ्रेंड को बुलाने का तरीका 5C2, 5 फ्रेंड्स में से कोई 3 फ्रेंड को बुलाने का तरीका 5C3, 5 फ्रेंड्स में से वो यदि 4 को बुलाना चाहता है तो ये तरीका है, और पांचों के पांचों बुलाना चाहता है तो तरीका हो गया 5C5। मतलब एक ही तरीका होगा 5C5, एक ही 1 ही होता है, 5C5 is 1, तो एक ही तरीका होगा। तो ये टोटल वेज हो गए, तो दिस विल बी 2 raised to the power 5 minus 1, तो 32 minus 1, आंसर इज 31, आंसर आ गया 31। A man has 5 friends. In how many ways he can invite one or more friends to a party? ये समझ आया? A room has 10 different bulbs. 0 से चालू इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 और मोर बोला है ना, 1 और मोर, कम से कम एक तो बुलाना ही है, इसलिए 0 से चालू नहीं होगा। क्योंकि a man has 5 friends. In how many ways he can invite one or more, मतलब एक तो बुलाना ही है, उससे ज्यादा भी बुला सकता है, तो टोटल वेज हो जाएंगे 31। वो 0 और मोर के केस में 0 आता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन है, रूम हैज 10 डिफरेंट बल्ब्स, इन हाउ मेनी वेज रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड? A room has 10 different bulbs. In how many ways room can be illuminated? एक कमरे में 10 बल्ब है, कितने तरीके से कमरे में उजाला किया जा सकता है? क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताइए।
हाँ भाई बंसारी, क्या आंसर होगा? पहला आंसर क्या होगा? 1023। रूही, वीरा, क्या आंसर होगा? 2 raised to 10 minus 1. A room has 10 different bulbs. आप 10 डिफरेंट बल्ब में से कोई एक बल्ब या तो जला दीजिए, तो कोई एक जलाने का तरीका 10C1 हो गया। यस सर। उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, तब भी रूम में उजाला हो जाएगा। या फिर आप 2 जला दीजिए, उसका तरीका 10C2 हो गया। या फिर आप 3 बल्ब्स को जला दीजिए, उसका तरीका ये हो सकता है। और 10 के 10 यदि आपको जलाना है तो उसका तरीका वो हो जाएगा। तो 2 के पावर 10 1024 होता है। आंसर इज 1023। यदि कोई एक बल्ब जलाना है तो उसका तरीका 10C1 हो जाएगा। 10C1 होता है 10, तो 10 वेज में आप एक बल्ब को जला सकते हैं। 2 को जलाना है तो उसका तरीका हो जाएगा 10C2। 10C2 वेज में आप कोई 2 बल्ब सेलेक्ट करके आप उनको जला सकते हैं। 3 बल्ब को जलाना है तो उसका तरीका हो जाएगा 10C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू इल्यूमिनेट द रूम विल बी 2 raised to the power 10 minus 1। जीरो वाला लेंगे तो फिर उजाला होगा ही नहीं ना। जीरो वाला का मतलब हो गया कि आपने बल्ब जलाया नहीं, तो 10C0 वाला केस नहीं लेंगे। समझ में आया क्या रीति? आर्ची, बंसारी, अरे भाई क्लास में हो तो बोलो ना। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। सैटरडे को मैं जेई मॉड्यूल का डिस्कशन रखूंगा भाई। एक्सरसाइज 1 2 3 सोल्व कर लेना अपना। सपोर्ट मटेरियल तो हो चुका है, एनसीईआरटी भी हो चुका है। सैटरडे जेई मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 2 3 4 भी करें तो अच्छी बात है। 1 में तो हो चुका है डिस्कशन 75 क्वेश्चंस तक। चलो अब आगे है, थर्ड नंबर पे आता है सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। कोई बताएगा मुझे अब क्या करें? एक ही जैसे ऑब्जेक्ट चलो आप बताइए 10 आइडेंटिकल बॉल्स में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? कौन बताएगा? आउट ऑफ 10 आइडेंटिकल बॉल्स यू हैव टू सेलेक्ट 2 बॉल्स, हाउ मेनी वेज? Selection of one or more objects from an identical objects। तो मैं ये पूछ रहा था कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स में से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, कितने तरीके होंगे? अभी कृष्णा पटेल, कितने तरीके होंगे? 10 आइडेंटिकल बॉल्स में से 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है तो कितने तरीके होंगे? 10 आइडेंटिकल में से 2 10C2
10 आइडेंटिकल बॉल्स में से 2 वन बॉल्स और सेलेक्ट मोर करनी ना है। सर, 1 2 अरे नहीं, 2 3। बॉल ही सिलेक्ट करनी है। मैं तो बोल रहा हूँ 10 आइडेंटिकल बॉल्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट 2 बॉल्स। सर एक ही होगा। एक ही होगा। अरे भाई कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से लगाते हैं ना, वहीं पे आप दो अलग अलग लेने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ये दो ले सकते हैं या आप ये दो ले सकते हैं, लेकिन जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो फिर तो एक ही तरीका हुआ। आप आइडेंटिकल बॉल्स है उसमें से कोई भी 2 बॉल सेलेक्ट कर लो। वापस आप मान लो एक बोरा है, उस बोरे में n आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो आप हाथ डालें, 2 निकाले, वापस हाथ डालेंगे वही 2 निकलेंगे, तो आप डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे कि तरीका अलग है या नहीं है। तो एक ही तरीका है। तो मेरा ये कहना है कि selection of one identical object in one ways, one or more के केस में आप बोलेंगे selection of 2 identical objects, ये भी वन वेज ही होगा। फिर आप बोलेंगे selection of 3 identical objects, ये भी एक ही तरीका होगा। selection of n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसका भी एक ही तरीका होगा। भाई n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से वन और मोर सिलेक्ट करना है, तो एक सिलेक्ट करने का तरीका है, एक 2 का तरीका है, एक 3 सिलेक्ट करने का तरीका है, एक 4 करने का, एक n करने का है, तो टोटल n वेज ही होंगे। क्योंकि बात ये कि इस बार आप चाहे तो एक उठाएं, उस एक को उठाने का तरीका एक ही है। डिफरेंस तो तब बताएंगे ना, जैसे आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक बच्चे को बुलाना है, कितने तरीके से बुला सकते हो? तो आप बोलोगे 10 वेज में बुला सकते हैं। 10C1 10 ही होता है। तो इन 10 वेज यू कैन सिलेक्ट वन स्टूडेंट, क्योंकि सब अलग अलग हैं। या तो आप इसको बुला लें, या फिर आप राम को बुला लें, या श्याम को बुला लें, इस तरीके से। लेकिन बात ये कि जब आप आइडेंटिकल बॉल्स हैं, उसमें से कोई एक बॉल सिलेक्ट करनी है, तो किसी को भी उठाएं, एक ही तरीका दिखेगा ना। उसमें से 2 को उठाना है तो 2 को आप चाहे पहली दूसरी ले, दूसरी तीसरी ले, कोई भी 2 बॉल्स आप उठाइए, तरीका एक ही होगा। यदि एक बोरा है, उस बोरे के अंदर मान लीजिए कि n आइडेंटिकल बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो कितनी बार भी हाथ डालिए 2 बॉल एक ही जैसे दिखेंगी, तो एक ही तरीका होगा। ये वाली बात समझ में आई कि टोटल नंबर ऑफ वेज n वेज हो जाएंगे। selection of one or more from an identical objects, तो selection of one objects one way, selection of 2 objects का भी एक ही तरीका है, selection of 3 objects का भी एक ही तरीका है, selection of n objects का भी एक ही तरीका होगा। तो total number of ways will be n ways। ये समझ आया? जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे देखिए A B C D है। There are 4 balls A B C D, you have to select 2 balls। तो 2 बॉल सिलेक्ट करने का तरीका हो गया, या तो आप AB को ले लें, या फिर आप CD को ले लें, या फिर आप BC को ले लें, या फिर आप AD को ले लें। तो इसके तरीके हैं, AB ले लें, BC ले लें, CD ले लें, AD ले लें, BD भी ले सकते हैं। तो ये तरीके हो रहे हैं। BD भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं। तो ये जो तरीका है वो 4C2 है। 4C2 6 होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वेज में आप 2 बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बॉल का नाम A है, एक का B है, एक का C है, एक का D है। क्वेश्चन में ऐसे होता कि A यू हैव टू सिलेक्ट 2 बॉल्स। तो कितने होते हैं तरीके? आपको 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, चारों बॉल्स A है, तो कितने तरीकों में 2 बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं? आंसर दीजिए। 4 बॉल्स है, A 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, कितने तरीके से कर सकते हैं? एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका होगा। एक ही तरीके में आप 2 बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि 4 बॉल्स आइडेंटिकल है, तो डिफरेंट है तो आप बोल सकते हैं 4C2 6 होगा। आप देख भी लीजिए, आप उसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं कि ये मैंने AB लिया है या फिर मैं CD ले सकता हूँ। तो आप डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है इसलिए आप बता सकते हैं। यहाँ पे तो आप बता ही नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे एक ही तरीका हुआ ये। तो
तो बात है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से यदि सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होता है। अब समझ आया? और वन और मोर बोला तो मैंने बोला कि भाई एक सिलेक्ट करने का एक तरीका, वन और मोर है तो दो सिलेक्ट कर लो एक तरीका, या फिर तीन कर लो उसका भी एक तरीका, या फिर चार कर लो, या फिर एन के एन कर लो। तो टोटल 1 1 1 1 एन वेज हो रहे हैं। ये समझ आया? यस सर। फोर्थ नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। फिफ्थ नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ टू और मोर फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या आंसर होगा फोर्थ का और फिफ्थ का? सिंपल है। फिफ्थ का, फोर्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर क्या है? सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर, तो उसमें जीरो वाला और ऐड हो जाएगा और फिफ्थ वाले में वन वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि टू से स्टार्ट करना है। आंसर दो भाई, क्या सोचने लग गए? पहले वाले जैसा ही है, बस एक में जीरो से स्टार्ट करना है। n+1 फोर्थ का। सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर, तो जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका वन, वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका वन, टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका वन, थ्री ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका वन, एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका भी वन। तो टोटल n+1 वेज हो जाएंगे। n+1 क्यों हुआ? क्योंकि जीरो वाला एक और ऐड हो गया ना। वैसे तो n वेज होते हैं लेकिन जीरो वाला ऐड हो गया। यहाँ पे वन से स्टार्ट होता है तो n वेज होते हैं, अभी बोला टू से स्टार्ट होना है तो टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का एक तरीका, थ्री का एक, फोर का एक, और एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका। तो ये n-1 वेज हो जाएंगे क्योंकि इस बार वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाला तरीका माइनस कर दिया ना एन वेज में से, क्योंकि टू से स्टार्ट करना है, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स तो सिलेक्ट करने ही करना है।
समझ आया ये n+1 वेज और n-1 वेज? हाँ भाई हर्षिल समझ आया? हाँ सर आया। सिक्स्थ नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ one or more objects from P plus Q plus R objects where P objects are of one kind Q objects are of second kind R objects are of third kind. इसका आंसर बताइए। Selection of one or more objects from P plus Q plus R objects where P objects are of one kind, Q objects are of second kind, R objects are of third kind. अब नीचे ये भी लिख सकते हैं selection of at least one from each. Selection of at least one from each. तो सिलेक्शन ऑफ वन और मोर फ्रॉम पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पी हो जाएगा। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ वन और मोर फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एन था, वैसे पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन ऑफ वन और मोर हो जाएगा पी। सिलेक्शन ऑफ वन और मोर फ्रॉम क्यू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से क्यू हो जाएगा, और सिलेक्शन ऑफ वन और मोर फ्रॉम आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से आर हो जाएगा। तो आंसर इज पी क्यू आर। ठीक है ना। ये इसमें आप वन केस ले लीजिए, केस नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर। तो सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर में सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम P plus Q plus R objects where P objects are of one kind। तो P objects आइडेंटिकल हैं, तो उसमें से वन और मोर सिलेक्ट करने का तरीका P हो गया। जैसे n ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास में आइडेंटिकल, उसमें से वन और मोर सिलेक्ट करने का तरीका n था, जैसे P ऑब्जेक्ट्स होंगे तो तरीका P हो जाएगा। इनटू Q ऑब्जेक्ट्स में से वन और मोर सिलेक्ट करने का तरीका Q, और R ऑब्जेक्ट्स जो आइडेंटिकल है उसमें से वन और मोर सिलेक्ट करने का तरीका R हो जाएगा। इसी में यदि हम सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर करेंगे तो P ऑब्जेक्ट्स में से जीरो और मोर सिलेक्ट करने का तरीका P+1,
जैसे कि n ऑब्जेक्ट्स में से 0 और मोर सिलेक्ट करने का तरीका n+1 था, q ऑब्जेक्ट्स में से 0 और मोर सिलेक्ट करने का तरीका q+1, r ऑब्जेक्ट्स में से 0 और मोर सिलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा r+1। सेवन नंबर पे है selection of one or more objects which are all not different from each other. So selection of one or more objects from P plus Q plus R plus N objects, out of which P are identical of one kind, Q are identical of second kind, R are identical of third kind, and n different objects, n जो है वो तो different ही है, इसका बता दीजिए मुझे आंसर। क्या आंसर होगा इसका कृष्णा पटेल, समर्थ, रीति, अंसारी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। Selection of one or more objects from P plus Q plus R plus N objects, out of which P are identical of one kind, Q are identical of second kind,
R are identical of third kind and n different objects. क्या आंसर होगा? कृष्णा, सोच कृष्णा दिलवानी, हर्षिल, सर कर रहा हूँ। सर कर रहा हूँ। सर क्या आंसर है? शायद P into Q into R into 2 raised to n minus 1। वो वाला केस तो वो हो गया जो तुमने आंसर दिया है, उसमें हो गया एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच में हो जाएगा। P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से वन और मोड लेना है तो P, Q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से वन और मोड लेना है तो Q वेज, R आइडेंटिकल में से वन और मोड लेना है तो R वेज, और n डिफरेंट में से वन और मोड लेना है तो उसके तरीके होते हैं 2 के पावर n माइनस 1। इसी में केस 2 हो सकता है जीरो और मोर, जीरो और मोर में P आइडेंटिकल में से जीरो और मोर P प्लस 1, Q आइडेंटिकल में से Q प्लस 1 R प्लस 1, और n डिफरेंट में से जीरो और मोड लेना है तो उसके तरीके 2 के पावर 1। और थर्ड वाला है वन और मोर, नॉट फ्रॉम ऑल, कम से कम एक आ जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि सब में से एक आए। तो उसका तरीका हो जाएगा P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1, 2 के पावर n। इसमें से एक तरीका वो भी हो गया जिसमें से आपने सब में से 0 0 0 लिया है, तो वो एक तरीका माइनस कर दो तो कहीं ना कहीं से एक तो मिलेगा ही। एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच में तो सबसे कम से कम एक आना चाहिए। जीरो और वो मोर में तो जीरो भी आ सकता है, और वन और मोर का मतलब ये होगा कि भाई कम से कम एक तो आए, चाहे वो कहीं से भी आए। तो इसमें से जो एक केस ऐसा था कि आपने सब में से 0 0 0 ले लिया, कुछ लिया ही नहीं, तो वो एक केस माइनस कर दिया, बाकी टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे। हो गया क्या भाई? यस सर।
एक क्वेश्चन है, a question paper has 3 sections. Each contains 6,4,3 questions. In how many ways? A student can attempt the question paper if he has to select at least one question from each section. A question paper has 3 sections. Each contains 6, 4, 3 questions. मतलब 3 sections है. Section 1 में 6 questions है. आज आपको पता चल जाएगा कितने तरीके से आप जो है एग्जाम दे सकते हैं. A question paper has 3 sections. Section 1 में 6 questions है. Section 2 में 4 questions है. Section 3 में 3 questions है. और एक स्टूडेंट को कम से कम एक क्वेश्चंस तो हर सेक्शन से करना कंपलसरी है. तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर. और ये तो आपको पता ही है कि क्वेश्चंस होंगे तो अलग अलग ही होंगे, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हुए, क्योंकि 4 क्वेश्चंस है वो डिफरेंट है, 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस है वो भी डिफरेंट है, 3 क्वेश्चंस है वो भी डिफरेंट है. तो बात ये कि सिलेक्शन आपको कितने तरीके से पेपर दे सकता है. If he has to attempt at least one question from each section, if he has to select at least one question from each section, तो इसका आंसर क्या होगा. ये भी सिलेक्शन ऑफ वन और मोर का क्वेश्चन ही हो गया, फ्रॉम एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला हो गया. ये सिलेक्शन ऑफ वन और मोर फ्रॉम एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि 6 ऑब्जेक्ट्स 3 सेक्शंस हैं, ईच सेक्शंस में से उसे एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा. सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस है, सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चंस है और सेक्शन 3 में 3 क्वेश्चंस है. इन हाउ मेनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर. कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से लेना है. क्या आंसर होगा इसका. सर 140. मुझे वैसे बता दो ना. 7 into 5 into 4. 7 into 5 into 4 क्यों. क्वेश्चंस अलग अलग है ना, तुम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाला क्यों लगा रहे हो. सेक्शन 1 कंटेन्स 6 क्वेश्चंस, तो 6 क्वेश्चंस अलग अलग हैं, तो उनके कोई एक अटेम्प्ट करने का तरीका हो जाएगा 6, कोई 2 अटेम्प्ट करने का तरीका हो जाएगा 62, तो अलग अलग हो गया ना. ब्लर हो गया सर. अलग अलग क्वेश्चंस है ना, तो आंसर बताइए क्या होगा. भाई सेक्शन 1 में से वो 1 और मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 के पावर 6 माइनस 1 वेज में कर सकता है. क्वेश्चन 1 सिलेक्ट करना, 2 करना, 3 करना, वो तरीका 2 के पावर 6 माइनस 1 हो गया. सेक्शन बी में से यदि 1 और मोर सिलेक्ट करना है तो ये हो गया, और सेक्शन सी में से यदि एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया 2 के पावर 3 माइनस 1. तो आंसर कितना हो जाएगा. समझ में आया ना. सेक्शन 1 कंटेन्स 6 क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के तरीके 6 हो गए.
दो करने के तरीके 6C2, 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्शन 1 में से मैं एक करूं, या फिर मैं कोई 2 क्वेश्चन लूं, या फिर मैं कोई 3 क्वेश्चन करूं, या फिर मैं कोई 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं। सेक्शन बी में से 4 में से 1 लेने का तरीका, 2 लेने का तरीका, 4 लेने का तरीका, और इसमें से 3C1, 3C2 और 3C3। तो इसका आंसर यही है। अब समझ आया? यस सर। समझ आया क्या? हाँ सर। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके सर।